हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेरी वेरी गुड इवनिंग। दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर मटेरियल के बारे में हमें जो पढ़ना है वो है मेथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू। ठीक है जी। तो मेथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने काफ़ी कंसेप्ट कर लिए थे। आज हमें देखना है कि किस तरीके से जब हम मटेरियल इशू करते हैं तो ये इशू का मतलब क्या होता है, और इशू करेंगे तो किस प्राइस पर इशू करेंगे, इसी के बारे में आज चर्चा करनी है। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास जो सामने मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा रखा है उतने मेथड होते हैं हमारे पास। मटेरियल किस प्राइस पर इशू करना होता है उसके इतने मेथड हैं, जिसके अंदर हमारे पास मेन जो मेथड है वो 5 ही है। उसमें से भी 4 मेथड है जो मेन है, जो पेपर में कई बार पूछा जाता है। पहला है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, दूसरा है लास्ट इन फर्स्ट आउट, तीसरा है बेस स्टॉक मेथड, चौथा है सिंपल एवरेज मेथड और पांचवा है वेटेड एवरेज मेथड। ये 5 ही ऐसे मेथड है जो पेपर में रिपीटेड बेसिस पर पूछे जाते हैं। कभी फीसबोफ आ जाता है, कभी सिंपल एवरेज से आएगा, कभी वेटेड एवरेज से आएगा, कभी लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो मेथड से आएगा। फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज एंड बेस स्टॉक मेथड। तो थोड़ी-सी जानकारी हम इसके अंदर लेते हैं कि भई ये मटेरियल ऑफ प्राइसिंग ऑफ मीनिंग ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इश्यू का क्या मतलब है? देखिए, अगर आप सामने देखें तो भैया एक फ़ोटो आपको दिख रही है सप्लायर की। सप्लायर से हम सामान खरीदते हैं। सप्लायर से मैं सामान खरीदता हूँ। 1 मिनट। सप्लायर से मैं सामान खरीद रहा हूँ। तो सप्लायर से जब मैं सामान खरीदूँगा तो सप्लायर को कॉल करूँगा कि भैया मेरे को ना सामान भिजवा दो आप। सर कब खरीदना है, कितना खरीदना है, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं हम। कितना यूनिट का ऑर्डर प्लेस करूँ, ईओक्यू। कब ऑर्डर प्लेस करूँ, रीऑर्डर लेवल। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, सप्लायर से हमें सामान खरीदना है और हमने सप्लायर से बोला कि सप्लायर भैया मुझे माल भेजो आप। तो सप्लायर ने माल लोड करा गाड़ी में और वो उसने भेजना चालू कर दिया और मैं गोडाउन पे था। तो गोडाउन पे मैं हूँ और मैं एज़ एन स्टोर कीपर गोडाउन पे काम कर रहा हूँ। तो जब भी हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो हम एज़ अ स्टोर कीपर काम कर रहे होते हैं और हमें स्टोर कीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ता है। अब गोडाउन में स्टोर कीपर है, वो ये कह रहा है, वो मेंटेन करता है स्टोर लेजर, और स्टोर लेजर में बेसिकली वो मेंटेन ये करता है कि जब भी मटेरियल गोडाउन में आएगा, उसको मटेरियल रिसिप्ट कहा जाएगा। तो लेट्स सपोज़ कि मैंने एक सप्लायर को कॉल करा और सप्लायर से कहा कि भैया मुझे ना 1000 यूनिट भिजवा दो। तो सप्लायर ने 1000 यूनिट भिजवा दी। मैं स्टोर के बाहर खड़ा था। जैसे ही 1000 यूनिट मैंने रिसीव करी, गोडाउन में रखवाई, मैं कहूँगा मटेरियल रिसिप्ट हो गया है। तो अपनी बुक्स स्टोर लेजर के अंदर उसको दिखा दूँगा मटेरियल रिसिप्ट हुआ है। अब मान लीजिए आज मैं जो क्या कहते हैं मटेरियल रिसीव कर रहा हूँ वो कुछ और प्राइस पे हो सकता है और कल अगली बार जब मटेरियल आए तो कुछ और प्राइस में आए। तो जिस प्राइस पे आपको मटेरियल रिसीव्ड हो रहा है स्टोर के अंदर, गोडाउन के अंदर, उस प्राइस पे आप शो करेंगे कि आज 1000 यूनिट 50 रुपए के हिसाब से आई। अब कल को 1200 यूनिट आएगी तो 30 रुपए के हिसाब से आएगी, कभी 40 के हिसाब से आएगी। तो अलग-अलग प्राइस पे, जिस प्राइस पे आप रिसीव कर रहे हो उस प्राइस पे आपको रिकॉर्ड कर लेना है। और जब भी गोडाउन से फैक्ट्री के अंदर जाएगा इसको कहते हैं मटेरियल इशू। अब गोडाउन से जब मटेरियल फैक्ट्री के अंदर जाएगा तो वो किस प्राइस पे जाना चाहिए, इस प्राइस को ही कहा जाता है मीनिंग ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू। जब गोडाउन से मटेरियल फैक्ट्री में जाता है तो उस मटेरियल को इशू कहते हैं, उसे मटेरियल इशू कहते हैं। जब भी गोडाउन से फैक्ट्री में मटेरियल जाएगा उसको मटेरियल इशू कहा जाएगा। और ये मटेरियल इशू किस प्राइस पर इशू किया जाएगा, ये मटेरियल किस प्राइस पर इशू किया जाएगा फैक्ट्री में, इसको निकालने के लिए हमारे पास कई सारे मेथड है। उसमें है एक फीफो मेथड, एक लीफो मेथड, एक वेटेड एवरेज और एक सिंपल एवरेज। तो ये मेन 4 मेथड है। इसके अंदर एक बेस स्टॉक मेथड है, उसको कोई नया मेथड नहीं है वही चीज़। बेस स्टॉक के अंदर हम लीफो और फीफो पढ़ते हैं। तो एक छोटा-सा पॉइंट होता है बेस स्टॉक का और कुछ नहीं होता। तो बेसिकली हमें क्या कह रहा है, मटेरियल प्राइसिंग का इशू का मतलब किस प्राइस पर मुझे मटेरियल गोडाउन से फैक्ट्री पे इशू करना है, इसको निकालने के 4 मेथड है कि 4 मेथड लगाकर आप इशू कर सकते हो। प्राइसिंग जान सकते हो कि क्या आपका इशू प्राइस है। इशू का मतलब होता है गोडाउन से फैक्ट्री में मटेरियल गया। समझ में आया नहीं आया? लॉजिक यहाँ पर क्लियर हो गया? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात करेंगे हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है जो मटेरियल गोडाउन में पहले आया था उस मटेरियल को पहले फैक्ट्री के अंदर भेजा जाएगा। जो मटेरियल पहले आया था वो मटेरियल पहले जाएगा। कहाँ आया था और कहाँ जाएगा? स्टोर पे आया था, गोडाउन में आया था और फैक्ट्री में जाएगा। एग्जाम्पल के पॉइंट पर छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं।
लेट सपोज कि 1 तारीख को 1 जनवरी को मेरे गोडाउन पे 200 यूनिट 10 रुपये के हिसाब से आई और 3 जनवरी को मेरे गोडाउन में 500 यूनिट 15 रुपये के हिसाब से आई। अब मुझे फैक्ट्री पे इशू करना है 250 यूनिट, मुझे फैक्ट्री पे 250 यूनिट इशू करना है, तो पहले मैं कौन सी यूनिट भेजूंगा? जो पहले आई थी। तो 200 यूनिट 10 रुपये के हिसाब से पहले ये भेजूंगा, क्योंकि मुझे 250 करनी है, अभी 200 ही भेजी है, तो 50 यूनिट यहाँ से निकाल के 15 के हिसाब से भेजूंगा। इसको कहते हैं फीफो मेथड। समझ में आ गया? तो मुझे अगर 250 यूनिट भेजनी है तो जो पहले आया था पहले वो भेज दो, अगर वो खत्म हो गई है और फिर 50 यूनिट भेजनी है तो अगले वाले में से भेज दो। तो 200 यूनिट 10 के हिसाब से बेची और 50 यूनिट 15 के हिसाब से बेची, इसको फीफो मेथड कहा जाता है। और लीफो क्या होता है? लीफो के अंदर आप सेम काम करेंगे, जो लास्ट में आया था वो पहले जाएगा। लीफो क्या कहता है? लीफो कहता है भैया जो लास्ट में आया था वो पहले जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, लास्ट में क्या आया था? अगर ये फीफो ना होता और ये लीफो होता, तो लीफो के अंदर हम करते ये कि जो लास्ट में आया था वो पहले जाएगा। मतलब लास्ट में क्या आया था? 500 यूनिट 15 के हिसाब से, तो इसमें से मैं 250 यूनिट भेज देता @15 के हिसाब से, तो मेरे पे ये लीफो मेथड कंसीडर होता। लेट्स सपोज लीफो मेथड के अंदर आपको गोडाउन पर भेजनी थी 600 यूनिट, तो क्या करोगे आप? पहले 515 के हिसाब से भेजोगे, क्योंकि जो लास्ट में आई थी वो पहले जाएगी, एंड उसके बाद अगर 100 यूनिट आपकी बच गई है फिर वो यहाँ से भेजोगे। इसको कहते हैं लीफो मेथड, जो लास्ट में आया था वो पहले जाएगा। समझ में आया जी? क्लियर हुआ? लो जी, ये तो स्टोर लेजर है, इसको बनाना सीखेंगे। लीफो मेथड क्या कहता है? कहता है जो लास्ट में आया था वो पहले जाएगा। जो लास्ट में आया था वो पहले जाएगा। सेम यूनिट मैंने ली है कि मान लीजिए आपके पास सेम एग्जांपल है, 200 यूनिट आया था 1 जनवरी को, 3 जनवरी को आया था 500 यूनिट, तो पहले लास्ट में कौन सा आया था? 3 जनवरी वाला आया था। अगर मुझे 250 यूनिट इशू करनी है तो मैं यहाँ से इशू करूँगा, अगर ये खत्म हो जाती है फिर मैं इसका यूज़ करूँगा। तो ये तो 500 है और 250 इशू करनी है तो ईजिली मैं इशू कर सकता हूँ। ठीक है जी? अच्छा एक बात मुझे बताओ, अगर मैंने 250 यूनिट यहाँ से इशू करी तो बच क्या जाएगा? बचेगा 200 यूनिट 10 रुपये के हिसाब से एक, और यहाँ से बच जाएगा 250 यूनिट 15 रुपये के हिसाब से। टोटल 450 बचेगा, पर ऐसे बचेगा कि 210 के हिसाब से और 250 15 के हिसाब से। बताइए सर, समझ में आया? क्लियर हो गया जी? सारा रिवाइज हो गया? चलिए जी, आज मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन करा रहा हूँ जो वाकई में एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और अगर ये पेपर में आ जाए तो बच्चे नहीं कर पाएंगे अगर उसने पहले कभी ट्राई ना किया हो तो एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जो मैंने बहुत छांट कर निकाला है। और जैसे कि मैंने कहा था कि वो स्टूडेंट जो फास्ट ट्रैक हमारी क्लास देख रहे हैं, आपको अलग से बुक मिलेगी और उसमें ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी क्लास लेते टाइम आप ये स्क्रीन पे देख लीजिए जो यहाँ पर है, आपको क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अ लिमिटेड हैज़ फर्निश्ड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ फ्रॉम 1 जनवरी टू 30 अप्रैल 2023। तो आपसे कह रहा है कि भाई कुछ डाटा आपको दे रखा है जनवरी के महीने का, फरवरी के और मार्च का और अप्रैल तक, मतलब 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक का डाटा आपको दे रखा है। इसमें कह रहा है जनवरी में नंबर ऑफ वर्किंग डे है, नंबर ऑफ वर्किंग डे है 25, जनवरी में नंबर ऑफ वर्किंग डे है 25, फरवरी में 24 है, मार्च में 26 है और अप्रैल में 25 दिन है। इसके बाद कहता है प्रोडक्शन हमने करी इन यूनिट पर वर्किंग डे, एक दिन में हम 50 यूनिट बनाते हैं जनवरी में, 55 यूनिट बनाते हैं फरवरी में, एक दिन में, ये एक दिन का है 60 यूनिट और 52 यूनिट। इसके बाद अगला रॉ मटेरियल हमने परचेज करा है, और ये कह रहा है कि जो रॉ मटेरियल आपने परचेज करा है वो परसेंटेज बाय वेट टू टोटल 4 मंथ। ये जो परसेंटेज दे रखा है ये टोटल 4 महीने के वेट का दे रखा है, 21%, 26%, 30% और 23%। परचेज प्राइस क्या है रॉ मटेरियल का? 1 kg का 10 रुपये, 12, 13 और 11 अलग अलग परचेज प्राइस भी दे रखा है। इसके बाद क्या कह रहा है? क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट। इसके बारे में ध्यान समझना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। और अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो बहुत मुश्किल होगा स्टूडेंट को ये करना, अगर उसने पहले कभी नहीं किया हो। मैं ये सेम बात रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि हाँ भाई इस लेवल पे है, कुछ क्वेश्चन का लेवल है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि नोटिस करिएगा।
फिर कहता है आपसे कि देखो जब आप 1 यूनिट बनाओगे ना प्रोडक्ट की, तो उसमें 4 केजी लगेगा। मान लो मैं 1000 यूनिट बना रहा हूँ, तो 4 केजी लगता है 1 यूनिट में, तो 4000 केजी लगेगा 1000 यूनिट बनाने में, राइट? कह रहा ओपनिंग स्टॉक को रॉ मटेरियल दे रखा है 1 जनवरी को 60-20 केजी, जिसकी कॉस्ट आती है 63,210 रुपये। ओपनिंग स्टॉक हमें दे रखा है। क्लोजिंग स्टॉक को रॉ मटेरियल दे रखा है 30 को 5100 केजी, जिसकी कॉस्ट मुझे नहीं पता। ऑल द परचेज ऑफ मटेरियल आर मेड एट द ईच ऑफ द स्टार्ट मंथ। ऑल द परचेज ऑफ मटेरियल, कह रहा है जब भी आप मटेरियल परचेज करते हो, ये मानकर चलना कि आप महीने की शुरुआत में मटेरियल परचेज कर रहे हो। ठीक है जी, आगे देखेंगे। 3 चीजें हमें निकालनी है। पहला कह रहा है कैलकुलेट द कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल इन केजी मंथ बाय मंथ आर इन टोटल। महीने टू महीने कितना रॉ मटेरियल हमने कंज्यूम करा वो भी निकालो केजी में, एंड साथ में टोटल कितना मटेरियल कंज्यूम हुआ वो भी निकालना है। दूसरे में कह रहा है कैलकुलेट द मंथ वाइज क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल परचेज। कितना रॉ मटेरियल हमने खरीदा है मंथ वाइज और क्वांटिटी वाइज दोनों निकाल लो। एंड लास्ट में कह रहा है फीफो मेथड से स्टोर लेजर बनाकर दिखाओ। 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है जी, करें स्टार्ट। चलो भाई, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको निकालना है कितना रॉ मटेरियल हमने कंज्यूम किया मंथ वाइज एंड टोटल वाइज। तो मुझे 4 महीने का बताना है। यहाँ पर मैं स्टेटमेंट बनाऊंगा, 4 कॉलम बनाऊंगा और साथ में एक टोटल का कॉलम भी बनाऊंगा। तो पहला पार्ट हम कर रहे हैं कैलकुलेटिंग कैलकुलेशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल इन केजी मंथ बाय मंथ एंड टोटल। ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा, इतना ही बनेगा ये। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और एक कॉलम लास्ट टोटल का। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, टोटल, पर्टिकुलर्स। सबसे पहले लिखो नंबर ऑफ वर्किंग डे कितना है। नंबर ऑफ वर्किंग डे, हमें क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ वर्किंग डे दे रखा है कि कितने महीने, एक महीने में कितने दिन काम होता है। हमें दे रखा है दोस्तों 25, 24, 26 और 25। 25, 24, 26 और 25। ठीक है, इधर कुछ मत लिखो। इसके बाद लिखो कि एक दिन में आप कितनी प्रोडक्शन करते हो, प्रोडक्शन पर डे। जब प्रोडक्शन पर डे निकल जाएगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन आप कितनी करोगे। ठीक है जी, टोटल प्रोडक्शन का मतलब है कि इतना प्रोडक्शन हमने साल में किया है। इसका मतलब ये नहीं कि हमने कंज्यूम भी कर लिया। कंज्यूम तो वो होगा जो हमने एक्चुअल में रॉ मटेरियल को कंज्यूम करा होगा। वो जरूरी नहीं है कि जो इतना प्रोडक्शन करा उतना कंज्यूम करा हो सकता है मैंने क्लोजिंग स्टॉक बच गया, हो सकता है मैंने पिछले साल का भी कंज्यूम करा हो। तो ओपनिंग, क्लोजिंग एंड परचेज, टोटल प्रोडक्शन, इन सबके सिनेरियो से निकला जाएगा कंजम्पशन। ठीक है जी, सबसे पहले कह रहे हैं प्रोडक्शन पर डे कितना दे रखा है, 50, 55, 60, 52। 50,
50, 55, 60, 52। सर अब बताइए मुझे कितना प्रोडक्शन हो गया। 50 करता हूँ एक दिन में, 25 दिन काम करता हूँ, तो 1250 का प्रोडक्शन है इधर। 24 इंटू 55 के हिसाब से 1320 का है। 26 इंटू 60 के हिसाब से 1560। 25 इंटू 52 के हिसाब से 1300। ठीक है सर, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब यहाँ लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। सर कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम करा ये कैसे निकालूंगा। यार आप ये कब से बढ़ते हुए आ रहे हो, मैंने आपको कॉस्ट शीट में भी सिखाया है। सबसे पहले लिखो ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यही होता है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे रॉ मटेरियल परचेज दे रखा है, दे तो रखा है पर परसेंटेज में दे रखा है, और वो टोटल वेट का परसेंट है। कितना है, टोटल वेट का। एक चीज और देखो सर ओपनिंग स्टॉक कितना है, सर ओपनिंग स्टॉक है ये रहा 6020, क्लोजिंग स्टॉक है 5100 रुपये, और रॉ मटेरियल पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, जितना आप प्रोडक्ट बनाओगे उसमें 4 kg का रॉ मटेरियल लगेगा। इसका मतलब 1250 इंटू 4, 5000, ये आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम। ये तो डायरेक्ट निकल गया। रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलेगा, 4 kg पर यूनिट पे निकल रहा है। और सर यहाँ निकालो रॉ मटेरियल परचेज, क्या आएगा परचेज, तो परचेज करो। यार रॉ मटेरियल कंज्यूम तो डायरेक्ट ही आ गया। वो कह रहा था 1 यूनिट बनाने में आपका 4 kg का रॉ मटेरियल लगता है, तो 1250 यूनिट बनाऊंगा तो कितना केजी रॉ मटेरियल बनाए, कंज्यूम कर लिया आपने, 5000 यूनिट कंज्यूम करा। रॉ मटेरियल कंज्यूम का मतलब आपने कितना रॉ मटेरियल यूज़ करा है प्रोडक्शन के अंदर। रॉ मटेरियल कंज्यूम का मतलब क्या है, आपने कितना रॉ मटेरियल आपने कंज्यूम किया है प्रोडक्शन के लिए। अगर आपने 1250 यूनिट बनाया तो उस 1250 यूनिट बनाने में 4 kg रॉ मटेरियल लगता है यूनिट को बनाने में, तो 1250 में 5000। इसी तरीके से 1320 मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा तो 5280। इसके बाद 1560 मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा तो 6240, एंड 1300 मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा तो 5200। टोटल कितना आ गया, टोटल भी निकाल लो, 5000, 5280, 6240 एंड 5200। टोटल आपने 21,720 kg रॉ मटेरियल कंज्यूम करा। अब सर आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाल लिया, ठीक है, पूरा फॉर्मूला लिखूंगा बढ़िया से। रॉ मटेरियल कंज्यूम ये आपने निकाल लिया, फिर आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिर आएगा रॉ मटेरियल परचेज, और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सर रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है, 21,702 kg रॉ मटेरियल हमने निकाला, 21,720 kg। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपको दे रखा है कितना, 6020 kg, 6020, और प्लस ये मुझे निकालना है रॉ मटेरियल परचेज, और क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है 5100। सर सॉल्व कर लोगे, हाँ जी। देखो रॉ मटेरियल परचेज कैसे निकलेगा, टोटल आपने कितना रॉ मटेरियल खरीदा, तो आप कहोगे देखो 21720 है इधर साइड, और ये दोनों को उठाकर उधर भेज दिया, तो जो 6020 उधर आकर हो गया माइनस का 6020, और ये माइनस का उधर आकर हो गया प्लस का 5100। तो अब आपको बदल जाएगा रॉ मटेरियल आपने कितना खरीदा, 6020 और प्लस 5100, क्या जाएगा 20,800। अब इस ये टोटल रॉ मटेरियल परचेज है, अब इसमें वो परसेंटेज अप्लाई करेंगे तो सबका आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया नहीं होगा बताओ। सबसे पहले कह रहा था रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालो,
तो जितना यूनिट हम प्रोड्यूस करेंगे उतना हमारा रॉ मटेरियल लगेगा। 1 यूनिट बनाने में 4 रुपये का रॉ मटेरियल लग रहा है, तो पहले हमने निकाला प्रोडक्शन कितनी करी, कितनी यूनिट की प्रोडक्शन करी, 4 से मल्टीप्लाई करा तो कंजम्पशन आ गई रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ था, ओपनिंग स्टॉक दिया था, क्लोजिंग स्टॉक दिया था, रॉ मटेरियल परचेज निकाल लिया। अब रॉ मटेरियल जो परचेज था ये टोटल परचेज है, इसमें हम परसेंटेज अप्लाई करेंगे तो हर महीने की परचेज आ जाएगी। स्टार्ट करें। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट के बारे में कह रहा था कि आप निकालो कैलकुलेट द मंथ वाइज क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल परचेज। परसेंटेज गिवन है, सीधा सीधा अप्लाई करो, और प्राइस भी गिवन है, मल्टीप्लाई करो, वैल्यू में भी आ जाएगा, यूनिट भी आ जाएगा और वैल्यू भी आ जाएगा। कैलकुलेटिंग कैलकुलेटिंग द मंथ वाइज क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल परचेज। मंथ वाइज क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल परचेज। सर ये क्यों करा रहे, हमें तो स्टोर लेजर पढ़ना है। अरे ये करोगे तभी तो स्टोर लेजर आएगा, कि तीसरा पॉइंट पे तो स्टोर लेजर है, तभी तो ये स्पेशल क्वेश्चन लिया गया। जरूरी थोड़ा है कि क्वेश्चन में डायरेक्टली स्टोर लेजर आ जाए। और पेपर में हमेशा ऐसा क्वेश्चन आएगा कि जो बिल्कुल यूनिक होगा, और आप देखोगे तो आपको लगेगा कि यार मैंने तो ये पहले कभी करा ही नहीं। सर सबसे पहले हम देखेंगे मंथ, यहाँ पर लिख देता हूँ जनवरी का महीना, फरवरी का, मार्च और अप्रैल। ठीक है सर। इसके बाद यहाँ देखेंगे परसेंटेज। अगर आप देखोगे तो परसेंटेज कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 21, 26, 30 और 23। 21, 26, 21%, 26%, 30 और 23%। 30% और 23%। ठीक है जी। अब आपको रॉ मटेरियल परचेज दे रखा है, डायरेक्टली परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे, रॉ मटेरियल आ जाएगा क्वांटिटी में, परचेज आ जाएगी वो भी केजी में, मतलब जो क्वांटिटी है वही आ जाएगी। कैसे करोगे जरा बता दो, कितना रॉ मटेरियल आपने खरीदा है टोटल। सर हमने टोटल रॉ मटेरियल खरीदा हुआ है 20,800 का। अब मल्टीप्लाई करते हुए चलो 20,800 को, 20,800 मल्टीप्लाई बाई 21%, क्या आ जाएगा 4368 kg। 20,800 मल्टीप्लाई बाई 26%, क्या आ जाएगा 5408। 20,800 मल्टीप्लाई बाय 30%, यह आ जाएगा 6240। 20,800 मल्टीप्लाई बाय 23%, यह आ जाएगा 4784। यह आ गया रॉ मटेरियल क्वांटिटी में। अब यहाँ पर देखूंगा रॉ मटेरियल परचेज प्राइस क्या है, जो प्राइस था मेरा मुझे क्वेश्चन में गिवन है, और प्राइस से मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू भी आ जाएगी। और यही मुझे निकालना था कि वैल्यू में भी बताओ और क्वांटिटी में बताओ। ये मैंने क्वांटिटी में बता दिया, इधर वाला क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट प्राइस, पर केजी प्राइस, और वैल्यू में आ जाएगा। सर मुझे प्राइस दे रखा है 1 kg का 10, 12, 13 और 11। 10, 12, 13 और 11। 4368 मल्टीप्लाई बाय 10, क्या आ जाएगा 43,680। 5408 मल्टीप्लाई बाय 12, क्या आ जाएगा 64,896। 6240 मल्टीप्लाई बाय 13, क्या आ जाएगा 81120। 4784 मल्टीप्लाई बाय 11, क्या आ जाएगा 52,624। लो सर बताओ, यहाँ तक क्लियर हो गया आपके पास। टोटल निकालना चाहो तो टोटल भी निकाल सकते हो। ये तो 20,800 आ जाएगा, और देखो इन परसेंटेज का टोटल कर लो, 100% होगा ये। इसका कर लो 30, 23, 43,680, 64,896, 81120 और 52,624, क्या आ जाएगा 2,42,320। एंड हेयर इज योर आंसर।
ये हमारा था सेकंड पॉइंट, नॉट थर्ड। सेकंड पॉइंट था। अब थर्ड पॉइंट में कह रहा है स्टोर लेजर बनाओ। स्टोर लेजर का फॉर्मेट एक बार बना लेता हूँ, फिर कॉपी कर लेंगे। पहला आता है आपके पास डेट, पर्टिकुलर्स, रिसिप्ट, पर्टिकुलर के लिखने की जगह थोड़ी होती है, सीधा सीधा लिखो डेट, रिसिप्ट, या आ गई लास्ट में बैलेंस, है ना। पर्टिकुलर थोड़ी होता है, होता है क्या? क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ये आ जाता है सर आपके पास रिसिप्ट। ये आ जाता है आपने कितना इशू किया। ये आएगा बैलेंस। ये आएगा क्वांटिटी, रेट, ये डेट आती है, और अमाउंट। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा, 4 महीने का तो 4 महीने का बनेगा स्टोर लेजर। एक बार कॉपी कर लेते हैं। ये रहा सर आपके पास डेट, रिसिप्ट, इशू, बैलेंस। ठीक है ना सर? मुझे लगा कहीं भूल गए हो तुम। चलो भैया, सबसे पहले बात करते हैं जनवरी की। जनवरी के महीने में क्या हुआ है? जनवरी के महीने में हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था, तो यहाँ लिख दो ओपनिंग परचेस। ओपनिंग लिख दो यहाँ पर। ओपनिंग ओपनिंग मत लिखो, आप सीधा सीधा लिखो, पर्टिकुलर्स लिखना ही नहीं है। कितना आपके पास जनवरी में था? अगर आप देखोगे तो हमारे पास जनवरी में 1 जनवरी को 6020 था, जिसकी कॉस्ट थी 63,210 रुपये। ये यहाँ पर आएगा बैलेंस में 6020, जिसकी कॉस्ट थी 63,210 रुपये। ये देखो ना, ये रहा 6020 kg, 63,210 रुपये। इनको डिवाइड करके निकल जाएगा रेट 60,210 डिवाइड बाई 6020, तो रेट निकल गया है 10.5 रुपीज़। जो पहले आया था वो पहले जाएगा, तो लीफो मेथड से कर रहे हैं हम। ओहो, फीफो मेथड से। ये पेन की बैटरी स्लो हो गई अब। जनवरी के महीने में हमने परचेज भी करी है ना। जनवरी के महीने में अगर आप देखोगे तो परचेज भी हुई है कितनी, 4368, 10 रुपये के हिसाब से 43,680 रुपये, ये दे रखा है आपको। फिर हमने परचेज करी है जनवरी 1 को, तो ओपनिंग स्टॉक था, और वो कह रहा था कि जो भी आप परचेज करोगे वो भी जनवरी 1 को ही करोगे। जो भी आप परचेज करोगे वो जनवरी 1 को, हर बार परचेज जनवरी 1 को ही हो रही है, ऐसा कहा था। अगर कुछ ना लिखा हो तो फीफो से करेंगे या लीफो से करेंगे, किसी से भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जनरली हम फीफो से करते हैं, पर हमेशा लिखा होगा। ऐसा नहीं होता कि ना लिखा हो, इसमें भी लिखा था क्वेश्चन में। ठीक है, कितना आएगा भाई? 4368, 10 रुपये के हिसाब से। 4368, 10 रुपये के हिसाब से।
4368 ₹10 के हिसाब से इतना खरीदा, बैलेंस में जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 4368 ₹10 के हिसाब से इतना मेरे पास आ गया 43680। अब इसको कर दो यहाँ पर टोटल। अब सर इसमें हमने कितना प्रोडक्शन पे लगाया, ये देखो ऐसे नहीं निकलेगा। वो जो आप करते थे ना कि फीफो मेथड के डायरेक्टली दिया था कि ये रहा इशू, ये रहा, ढूंढो कहाँ है इशू, ये था, ये है सारी परचेजेस और ये है सारा इशू कि आपने 5000 kg प्रोडक्शन पे भेजा है, मिला आपको 5000 kg, ये रहा जनवरी के महीने में प्रोडक्शन में। अब इशू करो आप जनवरी के महीने पे ही, ₹5000 भेजूंगा, बताओ कहाँ से भेजूं। फीफो मेथड कहता है जो पहले आया था वो पहले जाएगा, तो यहाँ से जाएगा, इधर से 6020 से 6020 में से 5000 चले जाएगा, किस रेट से 10.5। अगर लीफो मेथड होता तो कहाँ से आता, यहाँ से पहले 4368 जाता और जो बच जाता वो वहाँ से जाता। ठीक है, चलिए यह जाएगा 5000 मल्टीप्लाई 10.5, यह जाएगा 52,500। अब बैलेंस क्या बच गया, ऊपर बच गया 1020 और नीचे तो वही बच गया 4368। 10 के हिसाब से, ये 10.5 के हिसाब से 1020 मल्टीप्लाई बाय 10.5 क्या जाएगा 10,710। 4368 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या जाएगा वही 43,680। अब आ जाओ फरवरी के महीने में। फरवरी के महीने में मैंने फिर परचेज करी, कितना 5408 12 के हिसाब से, 5408 12 के हिसाब से कितना आता है ये 64,896, 64,896। अब मेरे पे क्या बच जाएगा, यही 1020 4368 और 5408 10.5 के हिसाब से, 10 के हिसाब से और 12 के हिसाब से, यहाँ खुद लिख लेना। फिर हमने फरवरी के महीने में ही इशू किया। फरवरी के महीने में कितना इशू करा, देखो 5280 यूनिट। पहले क्या आएगा 5280 में, पहले ये जाएगा, पहले यहाँ से जाएगा, यहाँ तो 1020 ही है तो यार ये 1020 जाएगा, 1020 गया 10.5 के हिसाब से। ठीक है, फिर यहाँ से आएगा 4368, पर सुनो हमारे को टोटल भेजना है 5280। अब 5280 में से 1020 चले गया, अब बचा 4260, 4368 है, मतलब जा सकता है पूरा का पूरा यहाँ से 4260 किसके हिसाब से 10 के हिसाब से। फीफो मेथड कहता है जो पहले आया था पहले निकाल दो, ये खत्म हो गया, अब यहाँ से भेजेंगे। अब बच क्या जाएगा, अमाउंट लिख लेना दोस्त आप, क्या बच जाएगा सर, अब बच जाएगा मेरे पास, देखो 4368 में से 4260 गया तो 108 यूनिट यहाँ बच गई ₹10 के हिसाब से, और 5408 यूनिट बच गई ₹12 के हिसाब से। अमाउंट आप लास्ट में लिख लेना। ठीक है सर, समझ में आ गया। इसके बाद फरवरी के बाद अप्रैल में फिर से हमने खरीदा। अप्रैल में कितनी खरीदी है 6240 13 के हिसाब से, 6240 13 के हिसाब से अमाउंट लिख लेना आप खुद। कितना आया 81120, 81120। यहाँ नहीं हुआ, ये हो जाएगा हमारे पे, क्या बचेगा 108 यूनिट 10 के हिसाब से बची है, 5408 यूनिट 12 के हिसाब से, और एक ये आई 6240 यूनिट, 6240 यूनिट 13 के हिसाब से। अब ये चेक करो कि कितनी यूनिट हमने इशू करी। सर अप्रैल में ही हमने यूनिट इशू करी है, कहाँ भेजा अप्रैल में कितनी यूनिट, अच्छा अप्रैल कहाँ से आ गया, मार्च आएगा पहले तो, मार्च, मार्च का लिया था ना हमने, हाँ यहाँ तो मार्च का ही लिया हुआ है।
मार्च में भेजिए 6240 यूनिट। कैसे निकालोगे? पहले 108 यहाँ से भेजोगे 10 के हिसाब से, फिर 5408 यहाँ से भेजोगे 12 के हिसाब से। हमें भेजनी है 6240 यूनिट, जिसमें से 108 यूनिट हमने पहले में से भेजी, फिर भेजी हमने 5408 यूनिट, तो बचा 724, और वो 724 नीचे से भेजेंगे 13 रुपये के हिसाब से। यानी इस तरीके से बच के ना जाएगा 6240, ये 6240 में से 724 चली जाएगी, ये बचेगा 5516 13 रुपये के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा अप्रैल के महीने में। अप्रैल के महीने में हमने क्या करा? 4784 खरीदी है 11 के हिसाब से, 4784 11 के हिसाब से, 4784 11 के हिसाब से, क्या आ जाएगा? 52,624। अब क्या बचेगा? 5516 एक बच गया 13 के हिसाब से, और 4784 बचा 11 के हिसाब से। अच्छा, इशू कितना करा है? जगह नहीं है मेरे पास, तो इशू में डायरेक्ट लिख रहा हूँ। सर इशू करा है 5200 यूनिट, तो 5200 कैसे है? सीधा भेज दो, 5200 यूनिट 13 के हिसाब से गई, और बैलेंस क्या बच गई जरा बताना? ये लास्ट बैलेंस बच गया। देखो हमारे पास 5516 है, जिसमें 5200 यूनिट गई, 5516 माइनस 5200, ये बच गई 316 यूनिट 13 के हिसाब से, और वो बची 4784 यूनिट 11 के हिसाब से। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, ये बच गया आपके पास। ये आपका फाइनल आंसर है। समझ में आया? तो एक अच्छा क्वेश्चन हमने करा क्लास के अंदर। देखो क्वेश्चन तो हम बहुत करते हैं लीफो लीफो के, पर अच्छा क्वेश्चन करने की बात ही अलग होती है। लीफो मेथड से कर लोगे ये क्वेश्चन? कैसे करेंगे? लीफो मेथड में जो लास्ट में आया था वो पहले जाएगा, मतलब पहले ये जाएगा, पहले लास्ट में आएगा वो पहले जाएगा, यहाँ से चालू होगा लीफो मेथड, लास्ट में आएगा वो पहले जाएगा। बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसके अंदर वेटेड एवरेज का पार्ट आ जाए। देखो वैसे तो नहीं आता भाई, पर आ गया तो क्या होगा? हर चीज़ करें। देखो ये वाला क्वेश्चन लेता हूँ जिसके अंदर वेटेड एवरेज मेथड भी है और लीफो भी है, दोनों हो जाएंगे इससे। द फॉलोइंग आर द डिटेल ऑफ रिसिप्ट, the following are the detail of receipt and issue of the material of CXE in a manufacturing company during the month of April। तो अप्रैल के महीने में कुछ परचेजेस कुछ इशू ये आपको दे रखा है। ठीक है सर, 4 अप्रैल को परचेज करी, फिर इशू करा, फिर परचेज करी, फिर इशू करा, फिर रिटर्न हो गया टू सप्लायर आउट ऑफ द परचेज मेड ऑन 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को जो परचेज करी थी वो रिटर्न कर दिया, फिर इशू किया, फिर परचेज किया, इस तरीके से चलता रहा। कह रहा है भाई साल के शुरू में हमारे पास 1000 kg मटेरियल पड़ा था 15 रुपये पर केजी के हिसाब से। ठीक है, 30 अप्रैल 2019 को, 30 अप्रैल 2019 को मतलब 30 तारीख को लास्ट महीने में हमने देखा कि 50 kg जो है मटेरियल वाज फ्रॉडली मिस अप्रोप्रिएट बाय द स्टोर असिस्टेंट एंड नेवर रिकवर्ड बाय द कंपनी। देखा गया कि 50 kg जो है वो मिस अप्रोप्रिएट, जो हमारा स्टोर मैनेजर था वो चुरा के लेके कुछ भी तरीके से 50 गायब हो गई, और जो हम कंपनी से कंपनी रिकवर नहीं कर पाई, कंपनी रिकवर नहीं गई, तो कंपनी का लॉस हो गई। कह रहा है प्रिपेयर करो स्टोर लेजर बाय प्राइसिंग ऑफ इशू, किस प्राइस पे इशू करना है? वेटेड एवरेज मेथड, लीफो मेथड, और इसी के अंदर हम सिंपल भी कर लेंगे तो हमारे चारों मेथड कवर हो जाएंगे, है ना? इसी के अंदर हम सिंपल मेथड भी कर लेते हैं तो हमारे चारों कवर हो जाएंगे दोस्त। चलिए स्टार्ट करें। नीचे कह रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम एंड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। 30 तारीख को कितना मटेरियल हमने कंज्यूम करा, रॉ मटेरियल कंज्यूम, और साथ में क्लोजिंग स्टॉक भी निकालना है। ठीक है, निकाल लेंगे। ये आपके पास स्टोर लेजर हो गया। एक और बार कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इसमें हमारे को
तीन बनाने हैं ना, तो 3 मैंने कॉपी कर लिए। जैसे पूछा तो वेटेड एवरेज और लीफो से है, तो फिर भी हम इसको करेंगे, पहले वेटेड से कर लेते हैं। वेटेड एवरेज मेथड में किस तरीके से हम मटेरियल इशू करते हैं? वेटेड एवरेज मेथड सिंपल है। अच्छा, जो वेटेड एवरेज मेथड होता है उसमें ना लास्ट में वेटेड एवरेज जो मेथड होता है ना उसमें लास्ट में रेट का कॉलम नहीं बनता। अगर बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। स्टार्टिंग करूंगा मैं ओपनिंग बैलेंस से। स्टार्टिंग मेरी ओपनिंग बैलेंस से होगा। तो भैया देखो, अप्रैल 1 को अप्रैल 1 को क्या हुआ? अप्रैल 1 को हमारे पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा था 1000 केजी 15 के हिसाब से बैलेंसेस में आता है। 1000 केजी पड़ा है 15 रुपए के हिसाब से 15,000 रुपए का, ये मेरा ओपनिंग स्टॉक पड़ा है बैलेंस। ठीक है जी, याद हो गया। अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं भाई, क्या क्या हुआ था। परचेज करा हमने सबसे पहले तो 4 तारीख को 3000 केजी 16 रुपए के हिसाब से। 4 तारीख को परचेज करा 3000 केजी 16 रुपए के हिसाब से। 3000 मल्टीप्लाई बाय 16 के हिसाब से 48,000 का। तो हमारे पास कितना बैलेंस बच गया? 1000 केजी ये बचा, चलो इसी में लिख दो ना, ऊपर बैलेंस तो है ही, इसी में लिख दो 3000 केजी 16 रुपए के हिसाब से 48,000 रुपये। हमारे पास दो चीज़ बच गई। अब हम करेंगे इशू, तो अब लाइन खींच लो आप। इशू कितनी तारीख को हुआ है? 8 तारीख को इशू करा है 1000 केजी। प्राइस भी बता रखा है क्या? नहीं, मैं कह रहा प्राइस कैसे बता दिया यार, इसको वही तो निकालना है। 8 तारीख को हमने इशू करा। अब मुझे बताओ किस प्राइस पर इशू करूंगा। वेटेड एवरेज मेथड क्या कहता है, ध्यान सुनिएगा। वेटेड एवरेज मेथड कहता है कि आप पहले 1000 क्वांटिटी कितने में इशू करा? 15,000 में। मैं वर्किंग नोट बनाकर दिखाता हूँ आपको। 8 अप्रैल का हम किस के अनुसार करेंगे? तो सबसे पहले देखो 8 अप्रैल से पहले ऊपर क्या था। तो आपने देखा भाई 8 अप्रैल से पहले हमारे पास दो क्वांटिटी थी, 1000 और 3000। तो 1000 यूनिट हमने 15,000 की बेची, 3000 यूनिट 48। तो इन दोनों को करोगे प्लस, 15,000 और 48,000। 15,000 हमने 1000 यूनिट का है, 1000 से डिवाइड, प्लस, और 48,000 हमारा 3000 यूनिट का है, तो 3000 से डिवाइड। मतलब वेटेड एवरेज में क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आता है, तो ऊपर टोटल अमाउंट एंड नीचे टोटल क्वांटिटी। इस तरीके से वेटेड एवरेज निकलता है। 15,000 प्लस 48,000 क्या आ जाएगा? 63,000 एंड डिवाइडेड बाय 3000, ओ सॉरी 4000। तिरसठ हज़ार डिवाइड बाई 4000 क्या आ जाएगा? 15.75। तो ये आपके पास वेट हो गया, बस खत्म, सिंपल। तो ये आपके पास वेटेड हो गया। तो 15.75 आपका रेट है, 15.75। तो 1000 यूनिट 15.75 के हिसाब से बेचेंगे तो 15,750 रुपये का बिकेगा। अब हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास बचेगा क्या? अब नेट बैलेंस देखते हैं दोस्त, कैसे? जैसे कि अगर आप देखो, जैसे कि आप देखो कि 1000 और 3000 टोटल मिलाकर थी 4000 यूनिट, जिसमें से 1000 गई तो बची कितनी? अब नेट 3000 बची। ठीक है, रेट से अब मुझे कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे? 48 और 15,000 मिला दो, 48 और 15 को मिलाएंगे तो 63,000 रुपये का। हमारे पास 63,000 की हमारे पास टोटल अमाउंट था, जिसमें से हमने 15,750 माइनस कर दिए, इतने का बेच दिया, इशू कर दिया। तो अब बचा कितना? 47,250। अब वेटेड एवरेज निकालते टाइम आपको कुछ नहीं करना, अगली बार जब वेट निकालेंगे तो इसमें से इसको डिवाइड कर देना, आ जाएगा आपके पास। पर परचेज जोड़कर, अगली बार जो परचेज भी हो रही है, अभी देखो इसको मैं यहाँ से बंद करता हूँ पहले। पूरा क्वेश्चन देखोगे तब आपको पता चलेगा कि वेटेड एवरेज था कैसे। परचेज करी 1518 रुपये के हिसाब से 15 अप्रैल को, 1500 यूनिट परचेज करी 18 रुपये के हिसाब से, 27,000 रुपये की। अब करना क्या है आपको? अलग अलग नहीं लिखना, सीधा इसी में जोड़ देना है। बार बार ऐसे अलग अलग नहीं करना। क्या करना है? इसी में जोड़ देना। जैसे 3000 मेरे पहले पड़ी थी, 1500 और आ गई, कितनी हो गई? 4500। ठीक है सर। इसके बाद 27,000 और प्लस 47,250 प्लस 27,000 कितना हो गया?
45,250। तो अब मैं कहूँगा देखो 4500 यूनिट 74,250 के हिसाब से। अब जब इन दोनों को डिवाइड करोगे, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो यहाँ पर वेटेड आ जाएगा, वेट आ जाएगा। पर ये कब करना है डिवाइड? जब आपका अगली बार इशू हो रखा हो। मान लो अभी और परचेज होगी तो फिर और जुड़ा जाएगा। इशू से पहले जो भी बैलेंस होगा उसका आपको डिवाइड करके रेट निकाल देना, दैट्स कॉल्ड वेटेड एवरेज। ठीक है। मान लीजिए अभी हो सकता है कि आपके पास इशू आज फिर से परचेज हो जाए, इशू ना हो परचेज, फिर परचेज करो, फिर यहाँ पर जोड़ो, दोनों को जोड़ने के बाद फिर बाद में इशू होगा तो फिर इशू से पहले वाला देखना बैलेंस आपको। अब देखो फिर से इशू हुआ है 20 तारीख को 1200 यूनिट, तो यहां से मैं कहूंगा 1200 यूनिट इशू हुआ है। अब वेटेड कैसे निकालूंगा, ध्यान दीजिएगा। इशू से पहले जो बैलेंस होगा उसका टोटल एवरेज निकालूंगा, टोटल अमाउंट अपॉन में टोटल यूनिट, दैट्स कॉल्ड वेटेड एवरेज। 4250 डिवाइड बाय 4500, ये आ गया 16.5। तो 1200 मल्टीप्लाई 16.5 का आ जाएगा 19,800। बच क्या गया 4500 में से 1200 गई तो बच गया 3300। और 74,250 में से 19,800 गया तो बच गया 54,450। समझ में आया नहीं आया? सर अब क्या हुआ, आपने रिटर्न करा, आपने क्या करा, रिटर्न करा। कितना कह रहा है, जिस सप्लायर से हमने खरीदा था ना 15 अप्रैल को, ये रहा 1500 यूनिट, कह रहा है जिस सप्लायर से खरीदा, जिस रेट से आया था उसी रेट से वापस होगा। इसमें वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट नहीं लगता, जिस रेट से आएगा उसी रेट से वापस किया जाएगा। तो मैंने क्या करा, सप्लायर को रिटर्न कर दिया। तो मेरे स्टोर से आया या गया? गया, दैट्स कॉल्ड इशू। जरूरी नहीं है स्टोर से इशू तभी कहेंगे जब वो फैक्ट्री के अंदर जाए ना, स्टोर से बाहर निकलते ही इशू माना जाएगा, चाहे वो फैक्ट्री में जाए या वापसी सप्लायर को जाए। तो भैया हुआ ये कि हमारी 25 तारीख को फिर से इशू करा हमने। 25 तारीख को इशू करूंगा तो क्या होगा, मेरी 300 यूनिट फिर से इशू करी। कितने रुपए में आई थी? 18 रुपए में। 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल को 18 रुपए में आई थी, तो 18 में ही भेजेंगे इसको। 300 मल्टीप्लाई बाय 18 क्या आ जाएगा 5400। अब 3300 में से 300 गई तो कितनी बची, 3000 यूनिट। और 54,450 में 5400 गया अमाउंट, तो बचा 49,050 अमाउंट। लो जी, ये भी हो गया रिटर्न वाला। तो रिटर्न से क्या समझ में आया, जिस प्राइस पर आया था उसी प्राइस पर रेट। 26 तारीख को फिर से इशू करा 1000 यूनिट, 26 तारीख को फिर से 1000 यूनिट इशू करी। किस प्राइस पे इशू करूंगा, अब ये देखो इशू करने से पहले बैलेंस क्या था, इशू करने से पहले बैलेंस है ये रहा, इसका एवरेज निकाल लो। 49,050 डिवाइडेड बाय 3000, यही कहता है वेटेड एवरेज। 49,050 डिवाइड बाय 3000, यह आ गया 16.35, 1635 रुपये, 16,350 रुपये। 3000 में से फिर से 1000 गई तो कितनी बच गई, 2000 यूनिट। और 2000 बची, और 49,050 में से 16,350 गया तो कितना बचा, 32,700 रुपये। एंड द लास्ट वन, तो पहले ऊपर खत्म हो गया। परचेज करी 500 यूनिट 17 रुपये के हिसाब से। 28 तारीख को 500 यूनिट 17 रुपये के हिसाब से, 500 मल्टीप्लाई बाय 17, 8500 रुपये। जोड़ लो यहाँ पर, तो 200 और ये हो गया 2500, 500 और खरीद ली, और 32,700 में से 8500 जोड़ दो तो 41। अब मैं कहूँगा भैया देखो हमारे पास 2500 यूनिट क्लोजिंग पड़ा है 41,200 रुपये के हिसाब से। लो जी लो, ठीक है जी, समझ में आया? बस एक गलती यहाँ पर कर दी आपने, और वो हो गया आपके पास जो आपने लॉस नहीं दिखाया। याद करो मैंने क्लास के अंदर बताया था, जब भी आपके पास लॉस आता है तो लास्ट में आप लॉस को भी कंसीडर करते हैं, एंड फिर उसके बाद नेट। मेरे पे 2500 यूनिट पड़ी है, नहीं 50 यूनिट मेरी गायब भी तो हो गई है, 50 यूनिट मेरी गायब भी तो हो गई है। तो आइए सर, अब मैं 30 अप्रैल को लॉस की एंट्री करूंगा, तो यही ट्रांजेक्शन है जो स्टूडेंट भूल जाता है। अब मेरी 50 यूनिट स्टोर से गई, मैंने आपसे कहा था कि स्टोर से जैसी ही बाहर निकलेगी तो इशू हो जाएगा। अब वो मेरा फैक्ट्री में जाए, वो मेरा सप्लायर पे जाओ, या वो मुझे लॉस हो जाए, कोई चोरी करके ले जाए।
तो मेरी जो 50 यूनिट गई वो मेरे लिए लॉस है, उसको मैं हटा दूंगा यहाँ से। तो किस प्राइस पे हटाऊंगा? इससे पहले देखो क्या प्राइस था, तो हमने कहा भाई 41,200 डिवाइड बाई 2500, प्राइस मिल गया 1648, इस प्राइस पे हटा दो। तो ये एंट्री ना भूले, लॉस की एंट्री लास्ट में माइनस होती है। अब कितना बच जाएगा? अब मेरे पे 2450 यूनिट बचेगा और 41,200 में से 824 माइनस कर दूंगा। अब मेरे पे फाइनल नेट मेरे हाथ में फिजिकली इतने रुपए की यूनिट पड़ी है, ये मेरा फाइनल आंसर है। लो जी, तो लॉस को कंसीडर भी करना है, भूलना नहीं है, लॉस को कंसीडर भी करना है। सर इसको कॉपी करना था मुझे, इसको कॉपी करता हूं। अब मान लीजिए अगर सिंपल एवरेज होता तो क्या करते हैं? सिंपल एवरेज होता तो क्या करते हैं? देखिए सिंपल एवरेज, एक भाई क्वेश्चन में सिंपल एवरेज अलग से तो है नहीं, तो अब मैं इसी क्वेश्चन में आपको समझा देता हूँ। सिंपल एवरेज होता तो होता क्या? सबसे पहले तो ये सब हट जाते हैं, मैं दोबारा करके दिखाऊंगा सेम क्वेश्चन आपको, रेट भी दोबारा फाइंड आउट किए जाएंगे। आप बताओ इसका रेट क्या होगा? सिंपल एवरेज से करते हैं इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को फिर लीफो से करेंगे और हमारे चारों क्वेश्चन के रिवीजन हो जाएगा, मतलब चारों पार्ट का रिवीजन हो जाएगा। मुझे बताओ सर सिंपल एवरेज मेथड में यहाँ पर रेट क्या होगा? यहाँ क्या रेट होगा? आप बताओ सर, क्या लगता है आपको क्या रेट होना चाहिए? सिंपल एवरेज की जब बात करता हूँ तो किस चीज़ को कंसीडर करते हैं? वेट को कंसीडर करते हैं, रेट को कंसीडर करते हैं, किस चीज़ को? बताइए सर। सर देखिए सोच लिया, अब सुनो कैसे होता है, रिकॉर्डेड वाले हमारे सुनिए कैसे होता है, मेन चीज़ आपको दे। जब मैं वेट की बात करता हूँ, जब मैं वेट की बात करता हूँ तो वेटेड एवरेज के अंदर क्या होता है, हम क्वांटिटी और अमाउंट का डिवाइड करते हैं, टोटल अमाउंट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी का डिवाइड करते हैं। सिंपल एवरेज में हम ये देखते हैं कि इशू करने से पहले हमारे पास कितने रेट थे, इनका एवरेज लेते हैं, बस रेट का। तो अगर मुझे इसको निकालना है तो इशू जिस दिन मैं इशू कर रहा हूँ उस दिन पहले देखो बैलेंस में कितना रेट मुझे गिवन है, उस रेट के अनुसार आपको एवरेज निकालना पड़ेगा, उस रेट के अनुसार आपको एवरेज निकालना पड़ेगा। या आप ऐसा देखिए, या आप ऐसा देखिए कि जिस दिन आप इशू कर रहे हो उस दिन पहले क्या परचेज करी है, परचेज क्या करी है। यार इस क्वेश्चन में समझ नहीं आएगा, एक बार मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें सिंपल एवरेज कराया है। देखो ये वाला क्वेश्चन, अगर आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दो तो आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे तो करना क्या है, देखो यहाँ से समझाऊंगा क्योंकि अभी समझ नहीं आएगा उस वाले में से, पहले इसमें से आपको समझा देता हूँ। इधर मैं आपको चीज़ें थोड़ी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये आंसर है, क्वेश्चन नहीं है, पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। दिसंबर 1 को 100 क्वांटिटी 10 रुपये के हिसाब से 1000 रुपये खरीदी, अगर खरीदूंगा तो अगर ओपनिंग बैलेंस होगा तो डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा, वो खरीदी है। 100 यूनिट 10 रुपये के हिसाब से 1000 रुपये खरीदी, ये बैलेंस में आ गया। अगले दिन फिर खरीदी 200 यूनिट 10.2 के हिसाब से 2040, ये आ गया। जिस दिन मैं इशू करूंगा 250 उस दिन देखूंगा उससे पहले मेरी क्या परचेज है, ऊपर देखो उससे पहले मेरी परचेज क्या है, 10.2 और 10, उससे पहले मेरी परचेज क्या है, 10.2 और 10, बस इसका एवरेज लेंगे, क्या लेंगे, 10.2 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 10.1। चेक करो कैलकुलेटर में, 10.2 जिस दिन मैं इशू करूंगा उसका जो रेट निकलेगा वो कैसे निकलेगा, उससे पहले देखो कितनी परचेज है, 10.2 और 10, उनका एवरेज लेंगे, यहाँ आ जाएगा। ठीक है सर। अगले में क्या हुआ, फिर 200 यूनिट खरीदी 10.50 के हिसाब से 2100, 300 यूनिट खरीदी 10.80 के हिसाब से 3040। अब मैं 200 यूनिट इशू कर रहा हूँ, अब देखो 10.50 कैसे आया, 10.50 ये नहीं है, 10.50 आया कि इससे पहले के रेट लेंगे। अब देखो इसमें समझने वाली बात यह है, अगर आप इधर नोटिस करोगे तो इधर मैंने 250 यूनिट बेची है, 250 यूनिट बेची है, अगर आप इधर नोटिस करोगे तो मैंने 250 यूनिट बेची है, और जबकि शुरुआत में मेरे पे 300 थी, देख रहे हो आप, ये देखो शुरुआत में 300 थी, मैंने 250 यूनिट बेची है,
तो मतलब कहीं ना कहीं 50 यूनिट मेरी यहाँ कहीं से है, कहीं ना कहीं 50 यूनिट मेरी यहीं कहीं से है। तो अब जब मैं रेट निकालूंगा यहाँ से 200 यूनिट का जो मैं रेट निकालूंगा, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो देखेंगे इससे पहले मेरी क्या क्या परचेजेज में बच गया है। इससे पहले मेरी क्या क्या परचेज में बच गई है। एक तो ये बच गई, एक तो ये दिख रहा है परचेजेस करा है, एक ये दिख रहा है मेरे को परचेजेस, और कहीं ना कहीं एक ये भी दिख रहा है, क्योंकि इसमें से भी 50 यूनिट बची हुई है, क्योंकि भाई 300 थी ना, 250 तो बेची, तो 50 यूनिट मेरी इसमें भी बची है। तो इन तीनों का एवरेज लेंगे, जैसे 10.2, 10.50 एंड देन 10.80, तीन तीन प्लस करा है, 3 से डिवाइड करेंगे, 10.50 आ गया। समझ में आया? अगले में फिर आ जाओ। अब देखो मैंने 200 यूनिट बेची, 200 यूनिट इशू कर दी, इसका मतलब यहाँ का पोर्शन तो गया हो गया, यहाँ के पोर्शन पे तो नहीं बची होगी, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ 50 ही बच रही होगी ना। तो अगर आपको कुछ नहीं बताया जाए तो क्या बोलते हो, फीफो, जो पहले आया तो पहले निकल गया होगा। मतलब ये 200 यूनिट आपने जो निकाली 10.50 के हिसाब से, ये 50 यहाँ से निकाली होगी और बाकी 150 यहाँ से निकाली होगी। तो बच क्या गया होगा, मेरी 150 बची, तो 50 यहाँ बचा, 300 यहाँ बचा है। तो अगली बार जब मैं इशू करूंगा तो ये 200 यूनिट इन तीनों में से, दोनों में से तो होगा, अब 3 तो नहीं बचे, तो अगली बार इशू करने पे इन दोनों का एवरेज लेंगे। समझ में आया? क्योंकि सर ये 200 यूनिट जहां से जाएगा इशू होगा वो इसी 350 में से होगा, क्योंकि ऊपर अब खत्म हो चुका है, ऊपर वाला खत्म हो चुका है, ऊपर वाला यहाँ पर कंसीडर कर लिया। तो अब क्या करूंगा, 10.50 प्लस 10.80 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा, 10.65 आ जाएगा। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? जिस दिन आप इशू करते हो उस दिन से पहले आप ये देख लो, उस दिन से पहले आप ये चेक कर लो कि आपके पास क्या है, उस दिन से पहले चेक कर लो कि कितनी बार परचेज करी है। तो मान लो आपने यहाँ 200 यूनिट इशू करी है, तो आपने 2 बार परचेज करी है। और सुन लो, एक बात और आपको ध्यान देनी है जो इंपॉर्टेंट है, कि ये चेक करना कि कहीं इसमें से तो कोई परचेज बाकी नहीं है। तो मैंने ये देखा कि सबसे पहले मैंने देखा कि भाई 100, दोबारा समझा रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। 100 यूनिट खरीदी 10 के हिसाब से, ओके। फिर 200 यूनिट खरीदी 10.2 के हिसाब से, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितनी यूनिट है, हमारे पास देखा जाए तो टोटल हमारे पास 300 यूनिट है ना, 10 के हिसाब से, 2 के हिसाब से। अब मैंने 250 यूनिट इशू कर दी, तो देखो जिस दिन मैं इशू करूंगा उस दिन पहले देखूंगा कितनी परचेज मेरी बची हुई है, तो ही है मैं, तो दोनों का ले लूंगा एवरेज, 10 और 10.2 का एवरेज होगा 10.10, इशू कर दूंगा। अब मुझे एक बात बताओ, इस 300 में से 250 तो गया, मतलब 50 अभी भी इसमें से रह गई है, मतलब इसमें से 50 बच गई है, तो 50 इसमें से बच गई। फिर मैंने और खरीदी, फिर और खरीदूँ, तो जिस दिन मैं इशू करूंगा उस दिन जो प्राइस होगा उससे पहले परचेज देखूंगा, 1, 2 और 3 है, इन तीनों का एवरेज लूंगा। फिर मैंने इन तीनों का एवरेज लिया, मैंने देखा 10.2 का एवरेज, 10.50, 10.80 और 10.2, क्योंकि यहाँ से 50 बची है, बाकी ये पूरी बची हुई है, तो ये आ गया प्राइस। फिर मैंने अगले दिन फिर 200 यूनिट इशू करी। अब मेरे को ये समझाओ कि जब मैंने ये 200 यूनिट इशू करी होगी तो पहले जो 50 में बच गई थी वो गई, चली गई होगी, और यहाँ से 150 गई होगी, तो अब बची कितनी होगी, यहाँ पर 50, और यहाँ बची है पूरी 300। इसका मतलब अब यही दोनों बचा हुआ ऊपर तो गया। अगली बार जब इशू करूंगा तो इससे पहले की परचेज सिर्फ यही दो है, इनका एवरेज लूंगा। ठीक है सर, इनका एवरेज लूंगा, यहाँ पर क्लियर हो गया। फिर मैंने और खरीदी, फिर मैंने 100 के हिसाब से 11 खरीदी, इतना। अब जब ये 150 यूनिट, अब आप मुझे बताओ इस 150 यूनिट के अंदर जब मैं इशू करूंगा तो किस किस चीज को कंसीडर करूंगा, क्या मैं 1, 2, 3 को कर दूंगा, ये सिर्फ ये 2 को करूंगा? तो आप दिमाग लगाओ, ये सोचो कि जब मैंने ये 200 यूनिट इशू करी थी तो ये किस में से करी होगी, इसमें से 50 बच गई थी वो खरीदी, और इसमें से 150 करी होगी, मतलब ये बचा है और ये बचा है मेरे पास। तो इन दोनों के एवरेज लिया जाएगा रेट का, 10.80 प्लस 11 डिवाइड बाय 10.90। होप अब आपको समझ में आ गया। सिंपल एवरेज में करते क्या है, सिंपल एवरेज में सिर्फ वेट का, जो वेट आपको रेट गिवन होता है ना, ये इस रेट का एवरेज लेते हैं सिंपल एवरेज में, इस रेट का एवरेज लेते हैं सिर्फ इस रेट का। पर ये ध्यान रखना होता है कि जिस दिन मैं इशू कर रहा हूं उससे पहले मेरे पास कौन कौन सी परचेजी बची है, उसी का रेट का एवरेज लूंगा। सिंपल इज डिफिकल्ट देन एवरेज, बात सही है, सिंपल जो होता है वो एवरेज से डिफिकल्ट होता है दोस्त, बस डिफिकल्ट नहीं होता। यहाँ पर अगर हम बैलेंस का कॉलम ना बनाएं, बैलेंस का कॉलम अगर मैं सही से बना दूं यहाँ पर, तो ऑटोमेटिकली ये भी आसान हो गया। बैलेंस का कॉलम कैसे, जैसे ऐसे, जैसे मैंने यहाँ पर बाइफरकेशन करके अलग से दिखाया है कि देखो मैंने 250 यूनिट इशू करी, तो ये 10 पॉइंट कैसा आया, इन दोनों का एवरेज लेकर आया। अब यहाँ पर मेरे पास 250 करा, तो यहाँ कितना बच गया, 50 बच गया 10.2 के हिसाब से, ये वाला, ठीक है। एंड ये दोनों प्राइस आ गया,
तो यहाँ पर था, और ये दोनों भी अलग से यहाँ पर लिख दो ऐसे करके, फिर तीनों का एवरेज आ जाएगा। तो ये भी आसान है, पर बैलेंस इसको फिर आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर जोड़ रहा हूँ ना, यहाँ पर जोड़ दे रहा हूँ मैं। जैसे 50 यूनिट है तो मान के चलूंगा भाई ये चले गया होगा, इसमें से बच गया 10.2। फिर मेरे पे 200 यूनिट आई 10.50, इस भी यहाँ पर अलग से लिखो, 200 यूनिट आई है 10.50 के हिसाब से। फिर 300 यूनिट आई है 10.80 के हिसाब से। फिर यहाँ पर टोटल ना करके 300 यूनिट आई है 10.80 के हिसाब से। अब इशू कर रहे हो, इशू करते हैं इन तीनों का एवरेज ले लो, सीधा सीधा, सोचने की जरूरत ही नहीं। आजमाए हाँ, तो 200 यूनिट गई तो 50 यहाँ से गई, यहाँ गई तो बची कितनी, इस वाले में बची इसी 50 यूनिट, और इस वाले में बची 300 यूनिट, तभी तो 350 हुआ। तो 50 यूनिट इसके हिसाब से बची, और ये इसके हिसाब से बची 300। तो फिर इन दोनों का एवरेज 10.5 और 10.80। अगर बाइफरकेट करोगे फिर अगले इस दोनों का एवरेज हो जाएगा। तो ये सिंपल भी हो सकता है, पर इसको बाइफरकेट करना पड़ेगा आपको, इस पर्टिकुलर पॉइंट को। तो अब मुझे क्या कराने की जरूरत तो नहीं है ना इसको सिंपल, अब मैं सीधा लीफो से करा दूं। सिंपल एवरेज तो समझ ही गए। क्योंकि इसमें क्या है ना, पहले मैं किसका एवरेज लूंगा, पहले मैं इन दोनों का एवरेज लूंगा। 15 + 16 डिवाइडेड बाई 2, 2 जोड़ूंगा तो 2 लूंगा। 15 + 16 डिवाइड बाई 2, यह आ गया 15.5। कितना का अमाउंट है लिख लेना आप, ठीक है। यहाँ पर अब बचेगा क्या, देखो 1000 बेचा तो यहाँ से बिका होगा, तो बचा होगा 3016 के हिसाब से, ठीक है। फिर मैंने परचेस करी, फिर मेरा 1500 और बच गया 18 के हिसाब से। अब जब मैं इशू करूंगा तो इन दोनों का एवरेज लूंगा, 16 + 18 डिवाइडेड बाई 2, यह आ गया 17। अब 1200 यूनिट गई, मतलब इसमें से 1200 गई होगी, फीफो चलता है इसमें। सिंपल एवरेज में भी रेट कंसीडर करते हुए जब इशू होगा तो फीफो कंसीडर करा जाएगा। तो 1217 के हिसाब से 17 कैसा आया, इन दोनों का एवरेज। बच कितना गया, इधर 1200 गया होगा, 3000 में से 1200 गया तो 1800 बच गया 16 के हिसाब से। फिर 1500 बचा 18 के हिसाब से। अब अगली बार जब इशू करूंगा फिर से इनका एवरेज, ये आ गया 17। फिर 300 यूनिट गई यहाँ से, क्या बच गया 1500 16 के हिसाब से, फिर 1500 18 के हिसाब से। अब 1000 यूनिट इशू करूंगा, फिर इन दोनों का एवरेज। इससे पहले देखो बैलेंस में कितने हैं, इन दोनों का एवरेज। मुश्किल लगा कुछ नहीं, बाइफरकेट करो, मुश्किल होगा ही नहीं। फिर 17 के हिसाब से इशू करा, अब 1000 यूनिट में इधर गया 1000 तो बच गया 500, 16 के हिसाब से 1500, 18 के हिसाब से, और ये फिर 500 यूनिट मैंने खरीदी 17 के हिसाब से। अब अगली बार जब इशू करूंगा तो इन तीनों का एवरेज लूंगा। अब मुश्किल नहीं हुआ ना, सोचना नहीं पड़ा, क्योंकि हम वहां पर बाइफरकेशन करके ऑलरेडी दिखा रहे हैं। तो 16 18 और 17 डिवाइड बाय 3 करूंगा इस बार, ये आ गया फिर से 17। समझ में आया, आसान है, बट आपको यहाँ पर फिर बाइफरकेशन दिखाना पड़ेगा पूरा। आपको ऑटोमेटिकली फिर ये देखो, इशू करने से पहले वहां क्या 2 बची है, इशू करने से पहले वहां क्या 2 बची, उनका एवरेज लेंगे। 2 बचे तो 2 से डिवाइड, 3 बचे तो 3 से डिवाइड। अब यही क्वेश्चन लीफो मेथड से करते हैं। लीफो मेथड में तो वैसे भी बाइफरकेशन करके दिखाना ही पड़ता है आपको, बिना उसके तो होगा भी नहीं है। देखो करना क्या है, लीफो मेथड कहता है कि जब आप 1000 यूनिट इशू करोगे, जो लास्ट में आई थी उससे जाएगा। तो 16 है लास्ट में, यहाँ 16 आ जाएगा। यहाँ क्या बच गया जरा बताना सर, 1000 यूनिट 15 के हिसाब से बची एक तो, और यहाँ 2000 यूनिट 16 के हिसाब से बची। ओके रिपोर्ट है, ठीक है, समझ में आ गया। अमाउंट लिख लेना बाद में। फिर आपने 1500 यूनिट 18 के हिसाब से और खरीदा, फिर यहाँ पर जुड़ गई 1500 यूनिट 18 रुपये के हिसाब से, यहाँ लिख लेना। फिर आपने देखा कि 1200 इशू करूंगा तो जो लास्ट में आया था उससे होगा, तो ये 18 के हिसाब से इशू कर दो। क्या क्या बचा, एक तो 1000 यूनिट बच गई 16 के हिसाब से, 2000 यूनिट बची 16 के, सॉरी 1000 यूनिट 15 के हिसाब से बची 16 के हिसाब से, और 1500 में 1200 गई तो 300 यूनिट बच गई 18 रुपये के हिसाब से। ओके ठीक है। फिर 300 यूनिट मैंने इशू करी, जो लास्ट में आया था वो जाएगा, तो 318 के हिसाब से गई। क्या बच गया, 1000 यूनिट 15 के हिसाब से और 2000 यूनिट 16 के हिसाब से।
फिर 1000 यूनिट गई, जो लास्ट में वो जाएगा। तो 1000 यूनिट 16 के हिसाब से गया तो क्या बचा, ऊपर 1000 जो 15 के हिसाब से एज इट इज रह गया, और नीचे 1000 16 के हिसाब से एज इट इज रह गया। फिर मैंने 500 और खरीदी, तो 500 और ऐड ऑन कर दो यहाँ पर 17 के हिसाब से। अब 50 जब इशू करूंगा तो इसमें से इशू होगा, तो इसका मतलब 50 यूनिट 17 के हिसाब से यहाँ गया, क्या बच गया, इधर बच गया। देखो पहले ऊपर के 1000 बचा 16 के हिसाब से, फिर नीचे 1000 बचा, सॉरी ऊपर 15 के हिसाब से बचा, फिर 16 के हिसाब से, और 500 में से 50 गई तो कितना बचा 450 17 के हिसाब से। और इस तरीके से आपका लास्ट आ जाएगा 1000 इंटू 15, 15,000, 16,000 और 450 इंटू 17, 7,650 टोटल कर लेंगे 38650, 38650, ये आपके पास टोटल आ गया 38650। ठीक है जी सर, क्वेश्चन थोड़ी खत्म हुआ है। क्वेश्चन में लास्ट में एक लाइन और बोल रहा था वो, क्या वो कह रहा था कि भैया देखो ऐसा होता है, ये तो आपने बना दिया, लीफ ऑफ फीवर से मटेरियल इशू कर दिया, अब मुझे बताओ मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ है वैल्यू में, और कितना क्लोजिंग स्टॉक हमारा बच गया है। सर क्लोजिंग स्टॉक तो डायरेक्टली हमने निकाल ही लिया। सर ये क्या है हमारा, सर ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक ही तो है, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक ही तो है, ये रहा हमारा ओ स्टॉक और ये इसका अमाउंट, यही तो है जो बच गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक। और ये था सर, ये हमारा वेटेड एवरेज है और लीफो है, ये इसको हटा दूँ, लीफो कर देते हैं, ये लीफो है, ये हमारा लीफो के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक, और ये हमारा वेटेड के अनुसार क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है। चलिए तो अब एक काम करते हैं, हम निकालते हैं दूसरा पार्ट, वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम। और दोनों ही मेथड, हमें दो मेथड बताए गए थे ना, एक था वेटेड एवरेज मेथड और एक था हमारे पास लीफो मेथड। दोनों से निकाल के दिखाते हैं कि अलग अलग मेथड में कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ। सर रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालते हो, सबसे पहले लिखोगे ओपनिंग स्टॉक, फिर यहाँ पर ऐड करोगे परचेज, ठीक है, फिर जो आपने सप्लायर को रिटर्न करा वो हटा दो, परचेज रिटर्न, रिटर्न टू सप्लायर। ये मैं आपको क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि अगर कभी मान लो क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला जाए सप्लायर को रिटर्न करा, तो मटेरियल कंज्यूम के कोस्ट के अंदर उसको हटाना पड़ता है, साथ में एबनॉर्मल लॉस भी हटाओगे तभी तो क्लोजिंग सही आएगा। भाई आपने जो सप्लायर को वापस करा वो तो हटाना ही पड़ेगा क्योंकि आपके पास मटेरियल नहीं है, और जो एबनॉर्मल लॉस हुआ वो भी हटाओगे क्योंकि वो भी मटेरियल नहीं है आपके पास फिजिकल फॉर्मेट में। तो यहाँ से आप एबनॉर्मल लॉस भी हटाओगे, तो नई चीज़ आप देख लो, यहाँ पर सीख लोगे आप एबनॉर्मल लॉस। और एबनॉर्मल लॉस के बाद फिर क्लोजिंग स्टॉक भी हटाना, क्लोजिंग स्टॉक, एंड देन जाकर आएगा मटेरियल कंज्यूम। समझ में आया नहीं आया बताओ भाई, देन जाके आएगा मटेरियल कंज्यूम। सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सीख रहे हैं हम। सबसे पहले बताओ ओपनिंग स्टॉक कितना था, देखो लीफो में 1000 15 के हिसाब से 15,000, और फीफो में भी यही था क्योंकि ओपनिंग दोनों में सेम ही होता है, तो 15,000 का ओपनिंग यहाँ पर था, 15,000 का ओपनिंग यहाँ पर था। परचेजेस कितनी करी है, तो परचेजेस दोनों के लिए सेम ही करी है, देखो ये जोड़ लो आप, ये जोड़ लो परचेजेस, ये परचेजेस है, पहले 48,000 का खरीदा, फिर 27,000 का और फिर 8500 का, तो 83,500 का परचेज करा है, और दोनों में सेम ही होगा परचेज, तो 83,500 83,500। अच्छा रिटर्न टू सप्लायर में चेंज आएगा, सप्लायर इधर रिटर्न करा था कितना भाई, कितना रिटर्न करा था सप्लायर को हमने, हमने 300 यूनिट रिटर्न करा था, ये 18 के हिसाब से करा है, 300 300 मल्टीप्लाई बाय 18, यहाँ पर आया था 5400, लीफो के केस में 5400 का रिटर्न हुआ है, और सर वेटेड एवरेज के केस के अंदर भी 5400 का रिटर्न हुआ है। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, कोइंसिडेंस से बराबर आ रहा है, 5400 माइनस 5400 माइनस, ठीक है सर। इसके बाद अब दोनों में लॉस अलग अलग है, यहाँ पर लॉस हुआ 50 यूनिट 17 रुपए के हिसाब से,
850 का लॉस है यहाँ पर लीफो में, और फीफो में है 824 का, ये अलग आ गया, ठीक है चलो कुछ तो अलग आया। ये 824 का लॉस है और ये 850 का लॉस है, खत्म। क्लोजिंग स्टॉक भी दोनों में अलग अलग है। यहाँ क्लोजिंग स्टॉक है 40,376, 40,376 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक है, और यहाँ क्लोजिंग स्टॉक है आपके पास 38,650, 38,650 का। ये भी माइनस कर दो, 15,000 प्लस 83,500 माइनस 5400 माइनस 824 और माइनस 40,376। लो जी 51,900 आपका एक्चुअली में बचता है रॉ मटेरियल कंज्यूम। इसके बाद 15,000 83,500 माइनस 5400 माइनस 850 और 38,650, ये बच गया 53,600। तो दोनों में अलग अलग आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम आता है। ठीक है जी, समझ में आ गया। तो हमने चारों कौन से समझ लिए हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है बफर स्टॉक, वो कुछ नहीं है। बेसिकली बफर स्टॉक में होता यह है कि कुछ यूनिट आप पहले से ही सेव करके चलते हो और कभी इमरजेंसी हो जाती है तो तब उसको यूज करते हो, नहीं तो वो वैसे की वैसी पड़ी रहती है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होता है बफर स्टॉक का। क्लास में एक क्वेश्चन कराया था मैंने इसमें। आपको याद आ जाएगा, अगर आपने पढ़ा पढ़ा होगा तो आपको याद आ जाएगा बफर स्टॉक में बेसिकली होता क्या था। बेस स्टॉक, सॉरी बफर कह रहा हूँ, बेस स्टॉक मेथड। अब बेस स्टॉक मेथड में होता यह है कि जो क्वेश्चन होता है ना, उसके अंदर पहले ही आपको डाटा खोला जाता है कि भाई स्टॉक इतना स्टॉक पहले से सेव करके रखो और जब ये इमरजेंसी होगा तब यूज करना। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर जो ये क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन में बोला गया था कि 100 यूनिट आपको सेव करके चलना है 50 रुपए के हिसाब से। तो हमने क्या करा, ये 100 यूनिट 50 रुपए के हिसाब से सेव करके चले हैं 5,000 रुपए। ये 100 यूनिट 50 रुपए के हिसाब से हमने सेव करा है 5,000। अब देखो ये 100 यूनिट ऐसे ही रहेगा, चेक करो, ये 100 यूनिट 50 के हिसाब से 5,000, ये 100 यूनिट 50 के हिसाब से 5,000, ये 100 यूनिट 50 के हिसाब से 5,000, ऐसे ही चलता रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। क्या होगा, जब भी मैं, जैसे मैंने 100 यूनिट खरीदा 55 के हिसाब से 5, ये आ गया, ये क्या हुआ। अच्छा, मेरे पास देखो क्या बोला था कि हमारे पास 400 यूनिट का ओपनिंग स्टॉक है जिसमें से 100 यूनिट आपको सेव करके चलना था। क्वेश्चन में ये कहा गया था 400 यूनिट का हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, तो मैंने यहाँ लिखा 400 यूनिट, कह रहा है 100 यूनिट आप सेव करके चलना बफर स्टॉक एज अ बेस स्टॉक करके। वो कब यूज करते हैं, जब इमरजेंसी होती है बहुत ज्यादा, नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा शुरुआत में, इसका यूज नहीं करना, ना तो लीफो में ना फीफो में। अच्छा एक चीज और बता दूं, बेस स्टॉक मेथड के अंदर फीफो से काम करते हैं और लीफो से काम करते हैं, दोनों से होता है। बेस स्टॉक का मतलब ही यही है, बस जो आपने स्टॉक इमरजेंसी के तौर पे रखा हुआ है उसको आप टॉप पे शो करके रखेंगे, ऐसे ही रहेगा एंड तक जब तक आप यूज नहीं कर पा रहे उसको। देखो जैसे मैं समझाता हूँ ये एग्जांपल। क्वेश्चन में कहा गया था कि 400 यूनिट हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है जिसमें से 100 यूनिट का आपको बेस स्टॉक लेके चलना है इमरजेंसी के तौर पे, तो मैंने अलग अलग कर दिया था। 100 और 300 50 50 सेम ही है, 5,000 ये मैं अलग लेके चलूंगा और इसको मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो अगली बार क्या हुआ, अगली बार देखोगे तो आपने 100 यूनिट 55 के हिसाब से 5500 रुपये की और खरीदी, तो हमारे पास क्या बचा, एक तो बेस स्टॉक 300 मेरे पहले से पड़ा था और 100 यूनिट मैंने और खरीदी, तो ये आप यूटिलाइज करोगे। अब चेक करो, कह रहा था 400 यूनिट इशू करनी है, तो फीफो मेथड है, तो पहले मैं 300 इशू करूंगा, फिर बच जाएगा तो मैं 100 करूंगा। सर ये नहीं करोगे ऊपर वाली, ये वाली ऊपर वाली, नहीं ये ऐसे ही रहेगा। जब भी आप इशू करोगे इसको छोड़कर जो नीचे होंगे वहां से इशू करोगे, फीफो लीफो लगाओगे। अगर ये फीफो है तो पहले ये इशू करूंगा फिर ये इशू करूंगा, अगर लीफो होता तो पहले ये करता फिर ये करता, और ऐसे ही चलता रहेगा। फिर से देखो 600 यूनिट खरीदा 55 के हिसाब से, तो मेरे पास 100 यूनिट का बेस स्टॉक बचा था, वो तो हमेशा रहेगा। फिर 600 यूनिट 55 के हिसाब से मैंने जोड़ दिया। अब मैं 400 इशू करूंगा तो वो छोड़ दूंगा जो बेस स्टॉक वाली है, उसको छोड़कर यहां से 400 करूंगा। हर बार उसको छोड़ना है क्योंकि उसका यूज कब करना है, जब इमरजेंसी होगी तब करना है। होप अब आपको ये समझ में आ गया है। 400 यूनिट इशू करोगे 600 में क्या बचेगा कर दिया, तो इस 600 में 200 बच गई और 100 जो पहले थी वो वैसी की रही, 100 जो पहले थी वो वैसे की वैसी रही। फिर आगे, फिर मैंने 500 यूनिट खरीदी 65 के हिसाब से, तो जो 100 पहले थी वैसी रही, जो 200 पहले थी देखो ऐसी रही, और 500 और जुड़ गई यहाँ पर। अब मैं 200 यूनिट इशू कर रहा हूँ तो ये नहीं इशू होगी ये वाली, ये तो ऐसी रहेगी, यहाँ से इशू करो 200 यूनिट। फिर क्या बची, 100 यूनिट बची,
50 के हिसाब से 5000 और ये 500 बच गई। अच्छा 200 नहीं 600 कराया आपने इशू, तो क्या हुआ होगा 600 में, इधर आपने 200 इशू नहीं करा 600 करा था, क्वेश्चन में 600 दिया, तो क्या करा आपने, क्योंकि फीफो मेथड है तो आप 600 यूनिट कैसे इशू करोगे, 600 यूनिट में आपको यहां से इशू करना है, तो पहले 200 ये इशू कर लो, फिर 400 यहां से इशू कर लो। फीफो लीफो होता तो पहले 200 यहां होता और 500 यहां होता, फिर 100 यहां होता, और बच गया ये 100 यूनिट बेस स्टॉक बच गया और यहां से 100 बच गया। बस ये आपके पास है बेस स्टॉक। तब तक यूज, बेस स्टॉक कब यूज करना है, जब मान लो, अब देखो लेट सपोज कि आपके पास ये दे दिया आपको डाटा, लेट सपोज आपको डाटा दिया हुआ है, कह रहा है भाई आपके पास 100 यूनिट है 50 के हिसाब से और 100 यूनिट 65 के हिसाब से, ये तो बेस स्टॉक है, इमरजेंसी पे यूज करना है और ये आप नॉर्मल कर सकते हो। अब मान लो अगली बार जब इशू होता वो 150 यूनिट का होता, तो कैसे करता मैं, मेरे पे तो 100 यूनिट है, तो अब आपके पास वो 50 यूनिट के लिए आप बफर स्टॉक यूज कर लेते। तो अब होता ये कि आप ये करते कि सबसे पहले आप करते 150 यूनिट इशू करनी है ना, तो आप क्या करते 150 इशू करनी है, तो आप क्या करते भाई 100 यूनिट तो मैं इसमें से इशू करूंगा 65 के हिसाब से, अब 50 कहाँ से करूँ, मेरे पे तो है नहीं नमक खरीदी, तो फिर 50 यूनिट आप यूज कर लेना 50 के हिसाब से, तो अब बच जाएगा आपके 50 यूनिट 50 के हिसाब से एज अ बेस स्टॉक, फिर खरीद लेना, हर बार थोड़ी यूज करोगे, खरीदो ना फिर। अगर आपको लग रहा है कि यार, अगर आपको लग रहा है कि यार मैंने अपने इमरजेंसी स्टॉक यूज कर लिया, तो अब अर्जेंट बेसिस पर खरीदो भाई, अगली बार इमरजेंसी स्टॉक यूज नहीं करना, और उसको वापसी फिल रीफिल करो, वही 100 यूनिट पे लाओ। समझ में आ गया। एंड दिस इज योर मटेरियल ऑफ इशू ऑफ प्राइस, यही आपका मटेरियल ऑफ इशू ऑफ प्राइस है, जो एक काफी इंपॉर्टेंट था। इसके अंदर हमने 2 क्वेश्चन करे और दोनों ऐसे क्वेश्चन करे बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, और ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो पेपर में एक्चुअली में आए हुए हैं, ठीक है ना, कभी ना कभी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और नेक्स्ट क्लास में देखते हैं हमें क्या करना है। आज के लिए यहाँ पर समाप्त करते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर।